स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्टडी आवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश वारगड़े आपको आज 11th एनसीईआरटी का सेल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली सेल क्या होता है? सेल को एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया है ये कि फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है वो सेल होता है, क्योंकि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं शरीर में वो पूरे सेल के लेवल पे होते हैं। सेल को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। और सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि कैपेबल होता है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाने में और परफॉर्म करता है, और जितने भी इसेंशियल फंक्शंस लाइफ के लिए होते हैं वो इस परफॉर्म कर सकता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल इंडिपेंडेंटली खुद का एग्जिस्टेंस दिखा सकता है। ये जो सेल है ये पूरा अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शंस कैरी कर सकता है, लेकिन सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। उन्हें सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा है कि सेल जो है वो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये इतना स्मॉलेस्ट है कि हमें उसे स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जब तक कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब तक सेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जिन्होंने डेवलप किया था वो साइंटिस्ट थे ज़कारियस जॉनसन, जिन्होंने 1559 में माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया था, जिसे बाद में गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया और रॉबर्ट हुक ने उसे डेवलप किया था। ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप, ये है वो माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया था। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्राफी विच बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक, विच इज़ द बुक रिटन बाय द रॉबर्ट हुक। तो हमें तब आंसर देना है माइक्रोग्राफिया। इसी माइक्रोग्राफिया में उन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च बताया था, और सेल का जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने इसी बुक में दिया था। उन्होंने क्या किया था कि स्पेनिश ओक ट्री का कॉर्क लिया था और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो उन्होंने जो देखा स्ट्रक्चर वो इस तरह से उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसमें कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्यूली, जिसे हम सेल्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो सेल्स जो ये सेल्स थे जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे वो एक्चुअली सेल्स नहीं थे, बल्कि वो सेल वॉल्स थे, क्योंकि उनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था वो डेड हो चुका था, तो ये खाली सेल वॉल्स बचे थे। तो क्या रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स का स्टडी किया था या सेल का डिस्कवरी किया था? नहीं, इससे पहले माल्फिजी जो है उन्होंने रॉबर्ट हुक से पहले भी सेल का स्टडी किया था, लेकिन उन्होंने उसको नाम दिया था सैकल्स और यूट्रिकल्स। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो हमें आंसर रॉबर्ट हुक देना है, माल्फिजी नहीं देना है, क्योंकि जो भी इसका श्रेय जाता है सेल डिस्कवरी का वो रॉबर्ट हुक को जाता है, माल्फिजी को नहीं। सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो उसका डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जिन्होंने ऑर्किड प्लांट्स का जो रूट्स होता है उनके सेल्स में न्यूक्लियस देखा था। डुजर्डिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1835 में डिस्कवरी किया था कि लिविंग सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है सेल्स में, जिन्हें उन्होंने सारकोड नाम दिया था। इसी सारकोड को बाद में पुरकुंजे और वॉन मॉल ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। श्वान ने डिस्कवरी किया था सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था सेल मेम्ब्रेन को दिया था निगिलिया और क्रैमर ने। तो ये
सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये सब पूछ सकते हैं, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, सारकोड का डिस्कवरी किसने किया था, सारकोड का नाम प्रोटोप्लाज्म किसने रखा था, सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किसने किया था, ये सब वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। बाद में हम बात करते हैं शेप्स ऑफ सेल की। सेल्स के शेप्स कैसे होते हैं, तो ये रिलेटेड होते हैं पोजीशन और फंक्शंस ऑफ सेल्स के। क्योंकि अगर हम सेल्स की बात करें तो अगर सरफेस सेल्स हैं तो वो जनरली फ्लैट पाए जाते हैं, और फंक्शंस की बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं आरबीसी का। आरबीसी क्या होते हैं, इसमें अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये बाइकॉनकेव है आरबीसी। बाइकॉनकेव होने की वजह से क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इनकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और बाइकॉनकेव होने की वजह से ये कैपिलरी में बहुत अच्छी तरह से पास आउट कर जाते हैं। अगर हम सेल साइज की बात करें तो सेल साइज बहुत वैरायटीज़ की हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये देखो, ये आरबीसी है, ये मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है, इन सब की साइज अलग अलग है, तो वाइड वैरायटी मिल जाती है। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमें 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक की साइज़ होती है। बैक्टीरिया की साइज़ होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, तो वो नर्व सेल है, जिसकी 19 सेंटीमीटर लगभग साइज़ होती है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो हमें एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़ी सेल होती है। अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर और असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उससे पहले एक बात करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले लाइव सेल का डिस्क्रिप्शन किसने दिया था या डिस्क्राइब किसने किया था लाइव सेल को, तो एटन वॉन लियोनहॉफ वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब भी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं यूनिसेलुलर और असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और असेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर और असेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो अमीबा, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं असेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो वो होते हैं जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। अगर अडल्ट ह्यूमन की बात करें, अगर 60 kg का ह्यूमन बीइंग है तो उसके शरीर में हमें लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं, और ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। ये था हमारा सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके साथ हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, और उसके बाद हम पूरे सेल को अच्छी तरह से, मतलब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे।